आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब होता क्या है? मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना किससे? हमारी रेगुलर फंक्शंस जैसे चलना, खाना, हमारा इम्पल्स ट्रांसफर होना, ये सब इसी प्रोसेस के अंदर आता है। इसमें मेन फंक्शन होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो इम्पल्स ट्रांसफर करता है और उसके खिलाफ रिएक्ट करने की हमें सेंस प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को रिएक्ट करने में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम न उसके अंदर नर्वस सिस्टम में मेन होता है सबसे नर्व सेल, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम is a system in which transfer of impulse took place and provide a sense of reaction for the same for the same। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। इसका मेन फंक्शन होता है इम्पल्स ट्रांसफर करना एंड सेंस ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड करना उस सेम इम्पल्स के खिलाफ। तो अब जो नर्वस सिस्टम होता है, इसके मेन कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, वो एक बार ध्यान रखने वाले हैं, एक बार उसको भी ध्यान लो। सबसे पहले होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? एक एजेंट, एक एजेंट जो एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल या इंटरनल एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज करता है हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट में। मतलब एक अलग से, एक अचानक से एक सेंस या एक इम्पल्स जब ट्रांसफर होता है तो वो एक स्टिमुलस के द्वारा होता है। मतलब जैसे हम लोगों ने कोई गर्म चीज छुई तो हमें लगा हमारी बॉडी में उसका सेंस ट्रांसफर हुआ, हम लोग तुरंत हाथ हटा लिया, तो ये होता है स्टिमुलस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट में कर दे। एजेंट फॉर स्टिमुलस हो गया। रिस्पॉन्स, जब उस स्टिमुलस ने एक्ट करा और हम लोगों ने अपना हाथ पीछे करा। मतलब जैसे हम लोग गरम चीज छुई और हम लोगों ने, जैसे कुछ गरम चीज छुई, हमने अपना हाथ पीछे करा, तो वो हुआ रिस्पॉन्स। ओके। चेंज इन चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग ड्यू टू स्टिमुलस। ओके। इम्पल्स, a wave of irritability or electrical disturbance that sweeps over the nerve cell। मतलब इम्पल्स होता है वेव ऑफ इरिटेबिलिटी। मतलब जो चीज, जो स्टिमुलस ने एक्ट करा, हम लोग रिस्पॉन्स करा, उसके बीच में जो वो सेंस जाता रहा हमारे ब्रेन तक, तो वो होता है इम्पल्स। अ वेव ऑफ इरिटेबिलिटी, अ वेव ऑफ इरिटेबिलिटी। ओके। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले स्टिमुलस एक्ट करता है, फिर रिस्पॉन्स होता है, और इम्पल्स ट्रांसमिशन का भी बहुत बड़ा हाथ है इसके में। तो अब आइए आगे, आगे हम लोग देखेंगे नर्व सेल का डायग्राम। नर्व सेल
ही मेन पोर्शन है जो हमारी बॉडी में इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करता है। मेनली स्पाइनल कॉर्ड पे अटैच होता है, जो हमारा इम्पल्स ट्रांसफर होते टाइम पे ब्रेन तक पहुंचाता है। बीच वाला एरिया होता है न्यूक्लियस। ये जो बड़ा बड़ा एरिया जो पेड़ का तना जैसा ये एरिया, ये कहलाता है डेंड्रॉन। ये कहलाता है डेंड्रॉन। और जो पेड़ की झाड़ जैसा एरिया है ये ब्रांच लाइक अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। तो ये जो बॉडी है, इसके अंदर ऐसी डॉटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं निसेल ग्रैन्यूल। क्या कहते हैं? निसेल ग्रैन्यूल्स। ओके। अब ये साइड होता है, यहाँ से अराइज होके इतना सा पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं साइटोन या पेरी कैरियन। साइटोन या पेरी कैरियन। और ये बड़ा सा ये पोर्शन जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन, कहते हैं इसको हम लोग। ओके। और ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स है, ये इसका मतलब होता है एक्सॉन एंडिंग। एक्सॉन एंडिंग, इसका मतलब ये जड़ वाला, ये जड़ टाइप जो एरिया है, ये जड़ टाइप जो एरिया है, यही मेन होता है जो हमारी बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड पे या कोई भी नर्व पे अटैच होता है और हमारा इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। तो अब देखो, ये तो हमने देखा कि हमने इससे पहले देखा कि इम्पल्स कि नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। इसमें देखा कि नर्व सेल क्या होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इम्पल्स वो ट्रांसफर कैसे होता है। मान लो ये एक छोटे सा बस एक छोटा सा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि इम्पल्स ट्रांसफर कैसे होता है। देखो, ये एरिया ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे नेगेटिवली चार्ज है। मतलब ये अभी रेस्टिंग रीजन में है। ये पूरा एरिया पोलराइज्ड है। क्या है? पोलराइज्ड है ये पूरा एरिया। अब ये तो एक पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में जो ये एरिया है, ये देखो, अब ये एरिया में देखना चेंज, बस चेंज ध्यान से देखना क्या होता है। देखो, आगे सब तो नॉर्मल है, यहाँ भी सब नॉर्मल है, इधर भी नॉर्मल रहा, इधर भी। अब जो चेंज हुआ, वो चेंज अकर हुआ इस एरिया पे। ये ऊपर नेगेटिव हो गया, नीचे पॉजिटिव हो गया। और ये जो एरिया है, इतना ये जो एरिया है, ये कहलाएगा एक्साइटेड रीजन। एक्साइटेड रीजन। और बाकी का ये इतना जो एरिया है, ये अभी भी रेस्टिंग का रेस्टिंग रीजन है। ये अभी भी रेस्टिंग रीजन है। तो ये जो एरिया एक्साइटेड हुआ, ये क्या हो गया? डीपोलराइज्ड। डीपोलराइजेशन अकर हो गई यहाँ पे। अब ये तो सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, अब ये देखते हैं हम लोग। मान लो ये हम लोगों का इम्पल्स वाला पाथ है। अब जो एरिया यहाँ पर डीपोलराइज्ड हुआ, इम्पल्स ट्रांसफर हुआ तो वापस से वो पोलराइज्ड हो गया। मतलब रीपोलराइजेशन यहाँ पे अकर हो गई। ये इतना एरिया है। देखो, इसको मैं स्लाइड्स कलर चेंज करके बताऊंगा, इससे अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये ये एरिया, अब ये एरिया हो गया एक्साइटेड रीजन। और इसके आगे वाला जो एरिया वो कहलाएगा रेस्टिंग रीजन। ये कहलाएगा रेस्टिंग रीजन। ये देखो, अब जो ये एरिया था, ये वापस से सही हो गया। तो क्या हो गया? ये रिकवरी हो गई इसकी, रिकवरी हो गई इसकी। और ये जो रीजन हुआ, ये हो गया रीपोलराइज्ड। क्या हो गया? रीपोलराइज्ड। रीपोलराइज्ड।
या रिपोलराइजेशन यहाँ पे अकर हो गई। अब इतना ये जो एरिया रहा, ये एरिया बन गया एक्साइटेड रीजन बन गया एरिया। और ये आगे वाला जो रीजन है ये कहलाएगा रेस्टिंग। ये अभी भी रेस्टिंग रीजन बना हुआ है, क्योंकि अभी इम्पल्स धीरे धीरे ट्रांसफर होगा। मान लो अब देखो, जैसे यहाँ पर हमने कोई चीज गर्म टच की, हॉट थिंग कोई भी है, मान लो चाय का कप है, हमने उसको टच कर लिया, यहाँ पे टच कर लिया, तो सबसे पहले हमारा ये जो था ये पोलराइजेशन था, रेस्टिंग रीजन में था। अब वहां पे जहाँ पे टच करा तो एक स्टिमुलस आया, वो स्टिमुलस एक्ट करा, एक्साइटेड रीजन डीपोलराइजेशन हुआ, फिर रेस्टिंग रीजन आगे का था। धीरे 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 जब वो आगे बढ़ा हमारा इम्पल्स, तो रिकवरी हुई, जो पुराना एरिया था दूसरा एरिया हो गया, एक्साइटेड रीजन बन गया, उसकी डीपोलराइजेशन हो गई, फिर आगे जाता रहा, और जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा तो पीछे वाला एरिया रिकवर होता जाएगा। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि एक इम्पल्स ट्रांसफर कैसे होता है। ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस थी, बस आराम से ध्यान रखना और मजे से समझो। आ गया। अब ये चीज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हे भगवान कितना बड़ा नाम है ये, पर फंक्शन उतना उससे ज्यादा इजी है इसका। ये देखो जो ये एक्सॉन है, ये जो ये इसकी जो हम लोग पीछे जड़ देखी थी उसकी उसकी एंडिंग्स, ये वही ये स्पाइनल कॉर्ड पे अरेंज होती हैं, जिससे कि जो इम्पल्स होता है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। कोई भी एक्टिविटी हो कोई भी स्टिमुलस एक्ट करे तो इम्पल्स तुरंत हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो और उसका सिग्नल कहाँ पहुंचे, ब्रेन तक पहुंच जाए। ओके। अब एक एक्सॉन में एक टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं, दो एक्सॉन के बीच में जो गैप होता है उसको एक टर्म से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं? साइनैप्स। साइनैप्स ये क्या होता है? तो हाँ, साइनैप्स ये होता है। साइनैप्स दिखाते रुको। ये मान लो ये तुम्हारा एक्सॉन है, एंडिंग उसकी, ये तुम्हारा दूसरा एक्सॉन है, एंडिंग उसकी। ये दोनों यहाँ पर जुड़ रहे हैं, पर इस एरिया पे थोड़ा सा गैप है, और इसी गैप को हम लोग कहते हैं साइनैप्स। इसी गैप को हम लोग कहते हैं साइनैप्स। और जो मोड होता है साइनैप्स के अटैचमेंट का, मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ साइनैप्स with the with the with the other nuclear cell, nuclear nerve cell, is known as synaptic synaptic क्लिफ्ट। ये मोड होता है सिनेप्टिक क्लिफ्ट, जो ये जिससे वो जैसे अटैच होता है गैप के साथ, उसको साइनैप्स कहते हैं। बस ये कितना सा इसका फंक्शन है, समझ लिया ये भी? तो अब आओ आगे। ओ, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसी साइकिल जो हमारे इम्पल्स ट्रांसमिशन को दर्शाती है, कि हमारा इम्पल्स हमारी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसमिट होता है और कैसे रिएक्ट करते हैं हम लोग। तो रिफ्लेक्स आर्क का एक मैं एक रफ डायग्राम एक बना के दिखा देता हूँ। देखो, ये मान लो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का एक छोटा सा पोर्शन है। ओके। यहाँ से एक एरिया राइज हो रहा है इम्पल्स जाने का, यहाँ से एक एरिया राइज हो रहा है। नीचे साइड इफेक्टर मसल प्रेजेंट है,
ऊपर साइड रिसेप्टर मसल प्रेजेंट है। रिसेप्टर में हमारी स्किन आ जाएंगी, इफेक्टर में हमारी मसल्स आ जाएंगी। स्किन, देखो, स्किन पे स्किन पे सबसे पहले स्टिमुलस एक्ट करा। मान लो हमने गरम प्रेस छू ली, तो स्किन पे स्टिमुलस एक्ट करा, और ये स्टिमुलस सबसे पहले अंदर अंदर जाके इम्पल्स ट्रांसफर, वो मैसेज ट्रांसफर करने लगा कि हमने कोई गर्म चीज छू ली है। ये मान लो ये इम्पल्स यहाँ से ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होके सबसे पहले अंदर जाता रहा, जाता गया, और जाके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया। स्पाइनल कॉर्ड पे यहाँ पहुंचने के बाद ये इम्पल्स इस रो से होता हुआ आगे गया, और इफेक्टर मसल पे जाके हमारा रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ। देखो, इसमें थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्ट से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर, यहाँ पे प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर, ये, और ये जो एरिया है जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो जिस रूट पे ये आती है, वहां पर एक उठी हुई सी अरेंजमेंट होती है, ये इसमें से ही होती हुई आती है, और इसको कहते हैं हम लोग डोर्सल रीजन। डोर्सल रीजन, डोर्सल रीजन या डोर्सल गैंग्लिया, डोर्सल रीजन या डोर्सल गैंग्लिया। डोर्सल गैंग्लिया के साथ एक चीज और प्रेजेंट होती है, वो होती है सेंसरी नर्व्स। इसके अंदर सेंसरी नर्व्स भी होती हैं, जो सेंस करती हैं कि हुआ क्या है। ओके, अब ये जो नीचे जाके एक नर्व और अराइज होती है इसमें, जो इससे कनेक्टेड होती है, और वो नर्व कहलाती है स्पाइनल नर्व। ओके, और ये जहां से ही इम्पल्स ट्रांसफर हो के आता है, ये कहलाता है ग्रे मैटर। ये एरिया, इसके अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। और ये जो बीच में आप डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेंट्रल कैनाल, मेन फंक्शन है इसका भी एक इम्पल्स ट्रांसमिशन में, सेंट्रल कैनाल। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि रिफ्लेक्स आर्क काम कैसे करता है। अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क मतलब अ साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन, अ साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफरिंग ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ impulse of the transferring of impulse and the act of making or showing response for the same। तो रिफ्लेक्स आर्क एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन होती है कि हमारी बॉडी कैसे इम्पल्स लेती है और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करवाती है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। अब इसके बाद सबसे मेन पार्ट स्टार्ट होगा, जो होता है ह्यूमन ब्रेन का। ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग, बहुत गंदा चलता है ये, पर सही से चलाए ना तो बहुत काम कर सकते हैं इससे, बस यूज करने की देरी होती है। आई नो मेरे सभी स्टूडेंट के पास अच्छा खासा है ये, बस थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना, बोर्ड्स को हम लोग ले जाएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन सबसे मेन पोर्शन है हमारी बॉडी का, सेंस करने में सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज में,
सारी इम्पल्स ट्रांसमिशन में सबसे बड़ा हाथ ब्रेन का होता है। सबसे बड़ा हाथ ब्रेन का होता है। ब्रेन में प्रेजेंट होती है थैलेमस, कॉर्पस कैलिसम, हाइपोथैलेसम, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पिनियल ग्लैंड। ये मत सोचना कि इतने बड़े बड़े नाम, इसका काम क्या है हमें क्या पता। तो पहले सबसे देख लो कि ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है, उसके बाद मैं कुछ पार्ट, जितने पार्ट्स है मैं उनका फंक्शन तुम्हें बताऊंगा। देखो, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है बेसिकली वो 3 रीजन्स में डिवाइड है, ये तो सब जानते हैं। और वो जो 3 रीजन है वो भी हम अभी बताते हैं। जो 3 रीजन है वो सबसे पहला होता है ए, नंबर ए फोर ब्रेन, नंबर बी मिड ब्रेन, नंबर सी, हिंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होता है वो कंटेन करता है सेरिब्रम एंड डायएन्सीफेलॉन। जो हिंड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, उसमें मेनली कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे हिंड ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, सेरिबेलम, पॉन्स, हाँ पॉन्स, पाउडर नहीं है ये, पोषण है ब्रेन का। मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्या मेडुला ऑब्लोंग। आगे देखो, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है इन पोर्शंस का। सेरिबेलम इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड कॉन्सिक्वेंसेस में पावर देता है। क्या करता है? सेरिब्रम क्या करता है? देखो एक एक फंक्शन बस जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे और इसको जल्दी से रिकैप करेंगे इसके बाद। सेरिब्रम क्या करता है? सेट ऑफ इंटेलिजेंस है, सेट ऑफ इंटेलिजेंस है, INTELLIGENCE, सेट ऑफ इंटेलिजेंस है। मेमोरी मतलब रिकॉलिंग करने में हेल्प करता है। एंड वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन में हेल्प करता है। ओके। डायएन्सिफिलोम, डायएन्सिफिलोम में कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, मेनली इसमें बट दो चीजें हैं। सबसे पहला होता है थैलेमस, थैलेमस, थाइनोस नहीं थैलेमस। ओके। और हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस थोड़ा थोड़ा थाइनोस की याद दिलाता है बट फिर भी नाम तो कुछ और ही है इसका। थैलेमस क्या करता है? रिलाइज पेन एंड प्रेशर इम्पल्स टू सेरिब्रम। मतलब जो थैलेमस है ये पेन एंड प्रेशर का इम्पल्स ब्रेन तक पहुंचाता है। और जो हाइपोथैलेमस है ये बॉडी का टेम्परेचर और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? ये हमारे टेम्परेचर को और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अब हम लोग आ जाते हैं मिड ब्रेन पे। ये बस एक स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट होता है
उसमें ये बस रिफ्लेक्सेस कंटेन करता है, रिफ्लेक्सेस के बारे में बताता है बस। जैसे होता है हमारा ना, आई ब्लिंक, आई एंड ईयर के रिफ्लेक्स होते हैं, कान से सुनना, आंखों से देखना, बस इसमें यही होता है और कुछ नहीं। इसको बस सुन लो, इसका होता कोई मेन फंक्शन है नहीं। सेरिब्रम मसल एक्टिविटी एंड बॉडी बैलेंस में काम करता है क्या? सेरिबेलम, सॉरी, मसल एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी एंड बॉडी बैलेंस। वो सुना है ना हमने कि जब कोई इंसान ज्यादा पी लेता है तो बेवड़ा बन के वो नाचने लगता है इधर उधर, टहलता है, चलता है, लहरता है हवा में। तो इस यही होता है, मतलब अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद हमारा सेरिबेलम एक्टिव नहीं रह पाता है सही से, हमारी बॉडी को फंक्शन नहीं, हमारे मसल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है सही से, जिसके कारण इंसान झूलता है। पॉन्स छोटा सा पार्ट है, इम्पल्स कैरी करने में हेल्प करता है सेरिबेलम तक। ओके, बस पॉन्स बीच में प्रेजेंट होता है ब्रेन में, और सेरिबेलम तक, सेरिबेलम तक इम्पल्स पहुंचाता है, सेरिबेलम तक इम्पल्स पहुंचाता है। एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करती है? इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी, और जो इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी पे ध्यान देती है, लाइक हार्ट बीटिंग एंड हार्ट बीटिंग एंड ब्रीदिंग। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा कि ब्रेन, ब्रेन क्या करता है हमारी बॉडी का, बॉडी में ब्रेन का फंक्शन क्या है। वैसे तो ब्रेन का बहुत मेन फंक्शन है बॉडी में हमारी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आते हैं सेरिब्रम एंड डायएंसिफिलोन। सेरिब्रम क्या करता है? मेमोरी में, मेमोरी रिकॉलिंग में, सेट ऑफ इंटेलिजेंस है, मतलब नॉलेज प्रोवाइड करने, नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है, और जितनी वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में उसमें हेल्प करता है। डायएंसिफिलोन डिवाइड होता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस में। थैलेमस करता है पेन और प्रेशर को, पेन प्रेशर इंपल्स ट्रांसफर करता है सेरिब्रम तक, और हाइपोथैलेमस बॉडी, बॉडी टेम्परेचर एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स के फंक्शनिंग में हेल्प करता है। मिड ब्रेन केवल आई रिफ्लेक्स एंड ईयर रिफ्लेक्स ट्रांसफर करता है। अब जो हिंड ब्रेन होता है उसमें सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। इंसान जब पी पा के टहलने लगता है तो उस टाइम पे जो मसल एक्टिविटीज होती है वो उस टाइम कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि मसल एक्टिविटीज एंड बॉडी बैलेंस बनाना। पॉन्स मिड ब्रेन बिल्कुल ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये सेरिब्रम, सेरिब्रम इम्पल्स में हेल्प करता है, मतलब सेरिबेलम तक इम्पल्स पहुंचाने में हेल्प करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की हेल्प करती है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की एक्टिविटी में हेल्प करती है, लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट एंड ब्रीदिंग एक्सेट्रा। तो ये तो हम लोगों ने ब्रेन का भी फंक्शन देख लिया। अब हमारा आ गया कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओहो, प्लांट्स, हट यार, सबसे बोरिंग क्वेश्चन होता है ये, बट फिर भी इंटरेस्टिंग है। मैं बेट लगा के कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग अगर समझेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। अब एक प्लांट आता है टच मी नॉट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा पुडिका, छुई मुई का पौधा, इसका मतलब वही होता है। तो इसमें भी हमें सबसे अच्छा एग्जांपल मिलता है कि इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होता है। तो एक्शन इन प्लांट्स में, एक्शन इन प्लांट्स में, एक्शन ऑफ स्टिमुलस इन प्लांट्स में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों की बॉडी में तो इम्पल्स बहुत सारी चीज़ों से ट्रांसफर होता है, प्लांट में कैसे इम्पल्स ट्रांसफर होता है वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप कई सारी ट्रॉफिक मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लिटरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो टच मी नॉट प्लांट होता है, इसमें स्टिमुलस कैसे, कैसे एक्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले इसमें, ये मान लो ये जो टच मी नॉट प्लांट है, इसमें एक इंसान ने इसको टच किया, क्या हुआ? सेंसेशन क्या हुई? सेंसेशन था इसमें, टच। तो उसमें प्लांट में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो कंप्रेस्ड होके बैक, बैक, बैक पीछे जाके क्लोज होने लगते हैं, पीछे जाके क्लोज होने लगते हैं, और जो प्लांट होता है वो बिल्कुल फोल्ड हो जाता है।
इसीलिए इसका नाम टच मी नॉट प्लांट है। ओके, इसीलिए इसका नाम टच मी नॉट प्लांट है। इसका एग्जाम्पल भी लिख लेना। टच मी नॉट प्लांट जो है इसका साइंटिफिक नेम लिख लेना, सॉरी, साइंटिफिक साइंटिफिक नेम है इसका मिमोसा पुडिका, और टच मी नॉट प्लांट इंग्लिश, टच मी नॉट प्लांट। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि इसमें स्टिमुलस एक्ट कैसे करता है। मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, जब इस पर सेंसेशन ऑफ टच होता है तो वो कंप्रेस्ड होते हैं और पीछे जाके पूरी लीव्स क्लोज होने लगती हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट या ग्रोथ मूवमेंट के बारे में। ओके, अब सबसे पहले आप लोगों में है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि लाइट की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट का अट्रैक्ट होना और लाइट की सेंसेशन से इम्पल्स का ट्रांसमिट होना। मतलब जैसे मान लो जैसे एक प्लांट है, इसको आपने अपने घर में रखा हुआ है और अपनी खिड़की के पास जहाँ पे आपने रखा है वहीं पर इस पे धूप पड़ रही, वहीं खिड़की के सामने से धूप पड़ रही है, तो ये जो आपका पौधा है ये सीधे उगने की जगह जिस तरफ से धूप पड़ रही है उसी तरफ उगेगा। जिधर से धूप पड़ रही है उसी तरफ उगेगा। और इस ट्रॉपिक मूवमेंट को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इसी मूवमेंट को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। समझ आया? आई नो मेरे बच्चों को सबको समझ आ गया होगा, तो इसलिए थोड़ा सा और इसको बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। बस ज़्यादा नहीं बचा, चैप्टर आपका बस होने ही वाला है। ओके, फोटोट्रॉपिज्म डन। नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और जान लेंगे हम। फोटोट्रॉपिज्म में जो शूट होती है प्लांट की, अगर वो लाइट की तरफ लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उस केस को पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ओके, अगर नहीं होती है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमारी शूट या स्टेम वाला पोर्शन जो है, जो ऊपर की तरफ उगता है, अपर रीजन का पोर्शन प्लांट का, अपर रीजन ऑफ प्लांट जो होता है उसमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। और जो लोअर रीजन होता है, नीचे वाला, मतलब रूट का पोर्शन, उसमें नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। समझ आया? मतलब अगर ऊपर जा रहा है और लाइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा, और नीचे जा रहा है लाइट से बिल्कुल दूर है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। तो ये भी हम लोग देख लिया कि फोटोट्रॉपिज्म कैसे एक्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे जियोट्रॉपिज्म। देखो इस प्लांट को देखिए, कुछ गलत मत समझना, बस इस नॉर्मल सा एग्जांपल है। ओके, तो नेगेटिव फोटो जियोट्रॉपिज्म जो होता है वो होता है कि मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट और अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब जो प्लांट होता है ये ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत एक्ट करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। न्यूटन को पता चल गया ना, तो इसी प्लांट को काट देगा सीधा आके। फिलहाल न्यूटन जी तो मर चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर जो प्लांट है वो ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर की तरफ उग रहा है तो ये होता है निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर जो और जो अगर ये जो रूट्स होती हैं, प्लांट अगर नीचे की तरफ था, रूट तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती ही है, लेकिन अगर जो प्लांट है ये यूं की जगह यूं उग रहा होता तो भी ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता। देखो, जो चीज ग्रेविटी के ऊपर जाती है, जितने प्लांट्स होते हैं सभी सभी, एक पेड़ खड़ा होता है वो भी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो जियोट्रॉपिज्म शो करता है। और एक रूट वो अंदर रहती है, जमीन पे ही अटैच रहती है, इसलिए वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है।
देखो फोटो जियो में थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ओके, बस इसको एक बार ध्यान से देख लेना। बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, अगर प्लांट ग्रेविटी के विपरीत ऊपर जा रहा है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अगर प्लांट नीचे, जैसे रूट प्लांट की, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। ओके, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म। अब आपको लग रहा होगा कि बस यही दो ही हैं हमारे में और हमारा खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। फोटोट्रॉपिज्म बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे थिग्मो, इसको मैं डिटेल नहीं दूंगा, बस आपको एक नॉर्मल नॉलेज के लिए बता दूंगा। थिग्मोट्रोपिज्म वो होता है, एक थिग्मोट्रोपिज्म होता है जो कि होता है प्लांट का एक स्पाइरल बाइंडिंग कर लेना कहाँ पे, जैसे कि जो होते हैं ना अपनी ग्रेप वाइन जो होती है, ग्रेप की वाइन, पीने वाली वाइन नहीं, ग्रेप वाइन, उसकी उसकी तना की तने के साथ निकली हुई जो पतली सी वो बेल होती है, वो जो क्लाइम करती है, उस प्रोसेस को हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। कीमोट्रोपिज्म होता है, एक कीमोट्रोपिज्म होता है, उसका फंक्शन होता है केमिकल फंक्शन। मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है, पोलन ग्रेन जब आता है स्टिग्मा के ऊपर, उस टाइम को कहते हैं कीमोट्रोपिज्म एक्ट कर रहा है। और हीलोट्रोपिज्म शो करता है सनफ्लावर। हीलोट्रोपिज्म याद रखना, सनफ्लावर शो करता है, मतलब उसका भी फेस वहीं पे घूमता रहता है जहां पर सन की मूवमेंट हो रही है। इसको हीलोट्रोपिज्म कहते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके में। और आपके में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं एक बार क्लियर कर दूं। ये जियोट्रोपिज्म और ये फोटोट्रोपिज्म, इसको तो आप लोग जरूर से जरूर पढ़ के जाना, सही से बिल्कुल, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है। अब हम लोग देखेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। हम लोग अब देखेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। तो देखो, इसमें डायग्राम को आप गलत मत समझना, डायग्राम बस आपकी नॉलेज के लिए है। ओके, इसलिए बस आराम से समझो और एंजॉय करो। देखो, ब्रेन तो दोनों में होता है, इंसानों में, दोनों इंसानों में होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब ये इसमें कुछ ये हॉर्मोन्स हैं जिनको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बुलाते हैं। ये कुछ हॉर्मोन्स हैं जिनको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बुलाते हैं। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। देखो, सबसे पहले गले पे जो होता है ना, गले पे ये ये होता है बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मतलब कहने का कि ये जो ग्लैंड होता है, ये बटरफ्लाई की तरह होता है। जब ये फूल जाता है तो लोगों को थायराइड की दिक्कत आने लगती है। आपने सुना होगा, जैसे कि घर में आप होता है, बहुत लोगों के घर में भी होगा, किसी ना किसी के होता होगा। आपने देखा कुछ ज्यादा वो मोटा हो गया है, जो उसका गला है वो भी फूला फूला लग रहा है, उस बंदे को थायराइड की प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। वो यही होता है जब ये फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है अपना। ओके, अब नीचे आते हैं किडनीज। किडनीज किडनी का क्या फंक्शन होता है? प्योरिफिकेशन। किडनीज प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड वाटर। तो एक्सक्रीशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है किडनीज, और ये होती है बीन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। पैनक्रियास पैनक्रियास भी एक मेन पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, और वो फूड को फूड पार्टिकल्स को फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है। फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है, उस पे एक्ट करता है। फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करता है ये। जब HCl एक्ट करने के बाद फूड आता है और नीचे, तो पैनक्रियाटिक जूस भी उस पे एक्ट करता है, जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करती है, जिससे फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाए टेस्टिस। टेस्टिस मेल्स में होते हैं, एंड ओवरी
फीमेल्स में होते हैं। ओवरी में क्या होता है? एग प्रोडक्शन होता है। और टेस्टिस से क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन होता है, जो क्या करता है? हेल्प रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये हम लोगों ने हमारा पूरा चैप्टर विद इन 40 मिनट्स कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए, ये हमारी पिछली वीडियो के आंसर्स हैं। ये हमारी पिछली वीडियो के आंसर्स हैं, और इसमें मैं आपको दो क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको जरूर से करके कमेंट में आंसर देना है। देखो, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत इजी सा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियास? एंड सेकंड क्वेश्चन, नेम द ट्रॉपिक मूवमेंट in which a plant moves against gravity। तो ये आप जरूर से करके देना मेरे को। ओके, आपका मैंने पूरी वीडियो कुछ ही स्लाइड्स में खत्म कर दी है। ये चैप्टर बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ना और अपने एग्जाम्स में सब अच्छे से करना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो।